गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अध्यापक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में लगातार अध्यापक जीवन में पढ़ाते रहे और केवल कुछ ही बच्चों के मन की बात जान पाए जो हमसे मिल पाए, जिनको हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। अब ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया और हम बच्चों से उतना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते जितना पहले होता था। तो मेरे बच्चों, मैंने चाहा कि क्यों ना हम बच्चों के मन की बात टीचर्स डे पर करें, और हमने सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों से उनके क्वेश्चन पूछे और लगभग 8000 क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना उन सब बच्चों के जवाब सबके साथ ही दिए जाएं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी ईमानदारी से कि जितना संभव होगा, जो मुझे अनुभव होगा, उस अनुभव के आधार पर मैं अपने जवाब दूंगा। आपको ठीक लगे जो चीज़, सिर्फ उसी का पालन करिएगा। शुक्ला जी ने सवाल पूछा है, सर जब आप क्लास में समझाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर जब खुद से पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे, समझने के 3 चरण होते हैं, तीनों चरणों को ध्यान से समझिए। पहला, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा चरण, जो चीज़ टीचर ने समझाई उसके ऊपर खुद से चिंतन मनन करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, उस पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करिए। जो टीचर ने बताया, जितना टीचर ने बताया, केवल उतने तक ही उस पर फोकस ना रहिए। आप क्या क्या उस सवाल के बारे में सोचते हैं, आप किस किस तरीके से उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, उन सारी विधाओं पर जाने की कोशिश करिए। और तीसरा है मेरे बच्चे, अभ्यास का। जो टाइप आपको टीचर ने बताई है, कोशिश करिए कि उसी दिन उस टाइप के जो टीचर ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के दिए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए और उनके सॉल्यूशन तब तक ना देखे जाएं जब तक आप अपना आखिरी प्रयास उन सवालों को सोल्व करने में ना कर लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं लगाते और समझ नहीं आया, या 30 सेकंड में ही समझ नहीं आया तो तुरंत उसके सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। ये अप्रोच आपको नए क्वेश्चन पे अप्रोच लेने की जो दिक्कत है वो क्रिएट कर देगी और आप एक स्टेज ऐसी आएगी कि एग्जाम में नए क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो इस अप्रोच को सुधारिए और कोशिश करिए कि जो चीज़ टीचर ने आज पढ़ाई, सुबह आपको पढ़ाई, वो शाम को आप दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि एक अवधारणा है कि जो चीज़ आउट ऑफ साइट हो जाती है वो आउट ऑफ माइंड हो जाती है। इसलिए उस चीज़ को अपनी नज़र के आसपास रखिए। जब उस चैप्टर को कंप्लीट हुए 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना हो जाता है और फिर आप उन क्वेश्चंस को करते हैं और उस समय आपको दिक्कत होती है, तो दोबारा से यही काम करना है। जिस टाइप में आपको दिक्कत हो रही है उसी टाइप को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। मिस्टिकल स्पिरिट है कोई बच्चा, इसने एक सवाल पूछा है कि 2 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ बट एग्जाम के टाइम पे माइंड को पता नहीं क्या हो जाता है, क्वेश्चन ही सेट नहीं हो पाते। मेरे बच्चे, आप देखिए, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं और आप एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, सिर्फ क्वेश्चन सीखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और कई बार माइंड उस तरीके से एक्टिव हो ही नहीं पाता जिस तरीके की एक्टिवेशन आपको एग्जाम में चाहिए होती है। तो ऐसी स्टेज पर आपको एग्जाम फोबिया भी होता है और बहुत सारे बच्चे एग्जाम के टाइम पे आती हुई चीजें भी स्लिप कर जाते हैं। मुझे लगता है इसका एक साधारण सा समाधान ये है कि आप कोशिश करिए कि जिस समय लगभग आपका एग्जाम होने वाला है, दिन में जिस समय आपका एग्जाम होने वाला है, लगभग उस समय मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, धीरे धीरे वो एग्जाम फोबिया धीरे धीरे दूर होगा और आप अपनी स्ट्रेंथ पे वापसी आएंगे। एक मेरे बेटा, आपका नाम है मिस्टिकल स्पिरिट, रहस्यमयी आपने नाम रखा हुआ है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना ओरिजिनल नाम रखा करें। बड़े सोच समझ के आपके घर वालों ने नाम रखा है और आप लड़की हो या लड़का हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अपने नाम को बाहर निकालने में। तो आप अपने नाम से ही अपने सवाल पूछें। मेरे बच्चे, अगला सवाल है देव का। इन्होंने पूछा है, एडल्ट कंटेंट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं हम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि एडल्ट कंटेंट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। यही जो एडल्ट कंटेंट है, ये कहीं कहीं जाकर एक अभिशाप भी बन जाता है जब इसकी मात्रा एक्सेस में हो। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुल के बात करना शायद हमारे समाज में अभी भी उतना नहीं लिया गया पॉजिटिवली जितना इसे लेना चाहिए था। मैं इसको 2 हिस्सों में बांट के समझाने की जल्दी से कोशिश करता हूँ। पहला, इसके कारण क्या है और दूसरा, इसका समाधान क्या है। मुझे लगता है पहला कारण, बहुत सारे बच्चों का अकेला रहना होता है और अकेले रहने के वक्त वो ये चीज़ें एडल्ट कंटेंट को ज़्यादा परस्यू करते हैं। तो इसका समाधान भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं मेरे बच्चे, कि कोशिश करिए सोशल रहा जाए, यार दोस्त होने चाहिए 2-4-5 लोग जिनके साथ आप खुल के अपनी सारी बातें रख पाएँ, हंसी मजाक कर पाएँ। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो रिलीज हो जाएंगे आपके, अगर आप हंस खेल रहे होंगे, और जो नेगेटिविटी माइंड में है इस तरीके के कंटेंट के लिए, उससे आपका ध्यान भटक जाएगा।
और इसका एक बेहतर समाधान यही है कि आपका ध्यान बदले, दूसरी तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो। और माइंड डाइवर्ट करने के कुछ तरीके हैं, वो आप सुनते रहिए। पहला, आप अकेले मत रहिए। अकेले मतलब ज्यादातर समय में आपके कुछ ऐसे यार दोस्त होने चाहिए जिसके साथ आप इतना जोर से हंस खेल पाएं, आप हर तरीके की बात कर पाएं कि वो स्ट्रेस आपका रिलीज हो। दूसरा, एक अनहेल्दी खाने से भी ये समस्या होती है। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे पीजी वगैरह में रह रहे हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन मिलता है। पराठे हैं, तला हुआ भोजन है, कुछ ज़्यादा मसाले वाला भोजन है, तो उससे भी शायद ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो संभव हो सके तो सामान्य भोजन करिए, ऐसा भोजन करिए जिससे ये सारी चीज़ें ना हो। तीसरा, शारीरिक व्यायाम ना करना भी इसका एक कारण हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सुबह से शाम तक लगातार पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ाई करिए, ये जीवन का एक सबसे अनमोल रत्न है कि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट होना लाइफ की एक अच्छी स्टेज है, लेकिन इसी स्टेज पर आपको ये भी मानना होगा कि जीवन का मूल अमृत आपका शरीर है। इस शरीर को किसी भी हालत में खराब नहीं होने देना है। तो रोज कोशिश करके 1 घंटा में से 30-40 मिनट सुबह, 30-40 मिनट रनिंग करिए। किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आप ज्वाइन करिए जहां आप खुल के खेल पाएं, खुल के वॉलीबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, रनिंग करें, आप पसीना पसीना हो जाएं, ताकि वो जो हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो रखा है वो चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो जाए। चौथी चीज़ है कि हमारा कई बार ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कि हम ऐसी ही चीज़ें सुनते हैं, ऐसी गलत संगत हो जाती है और ऐसी चीज़ों में हम ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होते हैं। तो उससे भी बचिए। कोशिश करिए जब आप सोशल मीडिया वगैरह साइट यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ थोड़ा आपको गलत चीज़ें दिखे उसको इग्नोर करा जाए। कोशिश करिए अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा समय बिताया जाए। कोशिश करिए कुछ अच्छा कंटेंट सुना जाए। आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनकी बातें सुनी जाए। कुछ धर्म गुरु हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, उनकी बातें सुनी जाए। तो ये कुछ समस्याएं हैं और इनके ये कुछ समाधान है। ये उम्र का एक पड़ाव है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल है, उसके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा भी नहीं सोचने की ज़रूरत है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। कोई नेचुरल चीज़ है, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में ठीक रहती है और लिमिट तक ही उसके परिणाम सुखद होते हैं। और जब जब आपको अकेलापन महसूस हो या ऐसी कोई क्रिया करने का आपका मन करे, तो बेटर तरीका है कि उस समय अपने उस सामान्य अवस्था से बाहर आए और दूसरी अवस्था में अपने आप को चेंज करें, कुछ दूसरा सोचना शुरू करें और धीरे धीरे आप नई चीज़ें सोचेंगे और ऐसी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। अगला है अदिति का। इन्होंने पूछा, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसके बारे में सबको सुनना चाहिए ध्यान से। मेरे बच्चों, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि किसी भी चीज़ का समाधान आप तभी कर पाएंगे जब एग्जैक्टली आप उस समस्या को जान पाए। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि कॉपी और पेंसिल लें और एक दिन आप निर्धारण करें, जैसे आज है तो आज निर्धारण करें कि कल का मैं ये काम करूंगी। और कल सबसे पहले आप जिस समय आप उठ रहे हैं या एवरेज जो आपका उठने का टाइम है वो नोट करें। हर 10-10 मिनट बाद की एक्टिविटी आप उसमें नोट करते चले जाएं। आप किस समय उठे, किस समय तक आप फ्रेश हुए, नहाया धोया, उसके बाद क्या क्या, कपड़े पहनने में 25 मिनट खराब करे, फिर हम ये गए, फिर वो, एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ भी आप उस रजिस्टर में लिखिए। और तब तक की लिखिए जब तक आप सोते नहीं हैं। तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की आप एक एक एक्टिविटी उसमें लिखिए। इसको करने का फायदा ये होगा कि जब आप वो सारी एक्टिविटी लिखेंगे और जब उन एक्टिविटीज को जो आपने लिखा है उनको पढ़ेंगे बाद में, तो आपको खुद एहसास होगा कि किस चीज़ों में आपका समय खराब हो रहा है और किन जगह पर आप कम समय बचा सकते हैं। मेरे बच्चे, हर किसी का ना स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, टाइम मैनेजमेंट के तरीके अलग अलग होते हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो किसी और से टाइम टेबल बनवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे एक मूर्खता का काम है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। आप पहले दिन अपना पूरा शेड्यूल बनाएं कि आप कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में इस समय आप कर क्या रहे हैं, जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें फिर आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें सही हैं, कहाँ आप समय बचा पाएंगे, कहाँ आपका समय गलत खराब हो रहा है। दूसरी चीज़ मेरे बच्चे, आप समय को तभी जीत सकते हैं जब आपके पास समय कम हो। भीष्म पितामह जी ने ये बात कही थी कि आप समय को केवल तभी जीत सकते हैं जब आपके पास समय बहुत कम हो। मेरे बच्चे, अगर आपका एग्जाम 6 महीने बाद है और आप 6 महीने बाद की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आप समय से जीतना चाहते हैं, तो आप 6 महीने बाद की नहीं, आप ये सोचिए कि मैं 6 दिन बाद अगर मेरा एग्जाम हो तो मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी।
हो सकता है 6 महीने बाद आपका एग्जाम हो और आप स्ट्रेटजी ऐसी बना रहे हो कि मैं दिन में 3 घंटे रेस्ट का टाइम निकालूं, लेकिन 6 दिन बाद अगर आपका एग्जाम हो तो शायद आप उतना रेस्ट का समय नहीं निकालेंगे। तो मेरी इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप समय से जीत केवल तभी पाएंगे जब आपके पास समय कम होगा। अगला सवाल है आकाश यादव जी का। इन्होंने पूछा है, सर लाइफ में क्या प्लान बी होना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। मेरे बच्चे, प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन पाया तो चपरासी कैसे बनूंगा। प्लान बी आपका ये होना चाहिए कि अगर मेरा प्लान ए इंस्पेक्टर बनने का है तो प्लान बी ये होना चाहिए कि मैं इंस्पेक्टर क्यों नहीं बन पाया। जिस दिन आप प्लान ए की कमियों को प्लान बी में डाल देंगे, उस दिन आप अपनी जीत की सही राहें बना लेंगे। मेरे दोस्त, जीवन एक ही मिला है। जीवन आपको पता नहीं लाखों करोड़ों सालों के बाद एक मनुष्य जीवन मिला है। तो आप यहाँ ऐसा मत सोचिए कि आपको प्लान बी बनाने की जरूरत है। अगर आप प्लान ए में सक्सेस नहीं हो पाए तो प्लान बी भगवान ने आपके लिए वैसे भी रखा ही हुआ है। अगर आप बनाना ही चाहते हैं प्लान बी, तो ये बनाइए कि आप प्लान ए को और कैसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एक बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि सर हम किसी प्राइवेट जॉब में हैं और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमें प्राइवेट जॉब के ऑफर मिल रहे हैं, तो क्या हम वो प्लान बी तैयार रखें। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। आप जो भी जॉब पाना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाह रहे हैं, उसकी मन करके तैयारी करिए। प्राइवेट जॉब आप कल भी ले लेंगे। और दूसरी चीज ये कि प्लान बी आपके पास बाद में भी बहुत मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये 3 साल मेहनत करी और इन 3 सालों में आपका वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाया तो बाद में आपके पास जीवन के जीने के अवसर नहीं मिलेंगे। जीवन को और बेहतर जीने के हजारों अवसर मिलेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस अब आप एक काम ये करिए कि जो प्लान ए है उसकी कामयाबी के लिए क्या क्या प्लान बनाए जा सकते हैं उसको प्लान बी में डालिए। जैसे आप अपने घर पर बैठ के मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो प्लान बी में आप ये रखिए कि मैं वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं। क्या लाइब्रेरी में जाके उस प्लान ए को सक्सेसफुल किया जा सकता है? लाइब्रेरी में जाइए। अगर लाइब्रेरी में जाकर भी आपका मन पढ़ने में नहीं लगा तो फिर दूसरा प्लान ये देखिए कि मेरा मन वहां क्यों नहीं लग रहा और उसका क्या समाधान है। हो सकता है मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन में पढ़ लूं, क्योंकि हर बच्चे की पढ़ने की क्षमता अलग अलग है। कोई बच्चा ऐसा होगा जो चीजें सिर्फ बोल के समझाने उसको बहुत आसानी से समझ आती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ पढ़ते पढ़ते उनको समझ में आ जाता है, किताब से पढ़ते पढ़ते उनको चीज अच्छी याद हो जाती है। तो आपको प्लान बी उसका करना है, ना कि लाइफ में प्लान बी अभी लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल जो भी आप समय दे रहे हैं मन करके मेहनत करिए। आपकी लाइफ में प्लान बी नहीं, इनफाइनाइट प्लान है ऊपर वाले ने बना रखे, आप टेंशन फ्री रहिए। अभी सिर्फ एक प्लान है, उस पर फोकस करिए और आप निश्चिंत रहिए। पैसा जीवन का आखिरी उद्देश्य नहीं है। आप सरकारी नौकरी पाके भी जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे और बिना पाए भी आप खुश रह पाएंगे, इस बात की हजारों संभावनाएं हैं। खुशी जो है वो हमारी एक मानसिक अवस्था है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि पैसा कमाने से ही आपको खुशी मिलेगी। अगला प्रश्न है मनीष बाबू 1209 का। इन्होंने सवाल पूछा, क्या घर छोड़ने पर ही तैयारी हो सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको घर छोड़कर ही तैयारी होती है। मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब भगवान बुद्ध एक उम्र में अपने घर से, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर निकल जाते हैं दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और कुछ तपस्या के बाद उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर जब वो घर आते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो उनकी पत्नी ने उनसे एक सवाल पूछा कि प्रभु, आपने घर छोड़ा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ज्ञान आप घर से दूर रह के आपने प्राप्त किया, क्या आप घर में रह के उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते थे? तो मेरे बच्चे, केवल यही एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब भगवान बुद्ध नहीं दे पाए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कतई बेईमानी है ये सोचना कि हम घर से बाहर जाएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, या हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं, लाइब्रेरी एक आयाम है उस माहौल को पाने का। बहुत सारे बच्चे घर में नहीं पढ़ पाते, उनको माहौल चाहिए होता है पढ़ने का, तो वो इस आयाम को चुनते हैं। परंतु आप विश्वास रखिए, ये अंतिम आयाम नहीं है। आप अपने घर पर भी बैठकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। और आप इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिए। कैरियर विल से पढ़कर अनेकों बच्चे
टॉप रैंक भी ला रहे हैं और घर पर बैठकर सिलेक्शन भी ले रहे हैं। आप इस बात को ये मत लीजिए कि हाँ मैं आपका कैरियर का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके फायदों को बहुत जल्दी से इनकैश करना है। अपने घर पर बैठकर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। अगला सवाल है किन्नारी रावल 18, सवाल है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें सर। मेरे बच्चों, ये जो सवाल है ये अपने अंदर बहुत सारे जवाब शामिल करता है और इसका कोई एक सटीक जवाब हो भी नहीं सकता है। तो मैं अपने कुछ पर्सनल अनुभवों से आपके साथ इस चीज़ को साझा करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। और इसका कोई एक परफेक्ट आंसर है भी नहीं, और मैंने भी जितना आज तक सुना है, समझा है और जितने भी शिक्षाविदों को सुना है, कंसिस्टेंसी के ऊपर एक साफ सुथरा जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मैं अपना जवाब अपने अनुभव से देता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, मेरी जिम में जाने की बड़ी इच्छा रहती थी और मैंने पता नहीं 50 बार आज तक लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जिम ज्वाइन किया, फीस जमा की और 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए और उसके बाद जिम जाना छोड़ दिया। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। देखिए समस्या क्या थी, कई बार जिन चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता ना, हम उसमें कंसिस्टेंट रहने की संभावना हमारी बहुत कम हो जाती है। फिर मेरे एक मित्र हैं गोपाल वर्मा जी, जो कैरियर में इंग्लिश पढ़ाते हैं। हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया और एक साथ किया और हम जाते थे। 5-7 दिन के बाद दोनों के साथ फिर वही समस्या हुई कि हमने चीज़ें करनी छोड़ दी जिम की। लेटर ऑन हमने क्या देखा कि हम बीच में जिम में गए और जिम में हमने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। और उस टेबल टेनिस में मैंने और गोपाल सर ने लगातार मैच लगाने शुरू कर दिए पॉइंटों के, और हार जीत के मतलब एक इश्यू बना के खेलने लग गए। और मैंने देखा 2-3 दिन 4 दिन में उसमें हमें इतना आनंद आने लगा कि हम जिम सिर्फ जा ही इसलिए रहे थे कि हमें टेबल टेनिस खेलना है, और उस जिम में टेबल टेनिस रखी हुई थी। हम रोज जाते, शुरुआत के कुछ दिन तो करीबन 6-7 दिन तो हम सिर्फ टेबल टेनिस ही खेलते थे, जिम नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि टेबल टेनिस खेलने लगे और खेलने के साथ साथ कभी आधा घंटा, कभी 40 मिनट, कभी 50 मिनट हमने जिम कंटिन्यू किया। और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि हम टेबल टेनिस को बहुत कम कर गए और जिम को बहुत ज़्यादा करने लगे। तो मेरा पहला जवाब आपके साथ ये है कि कंसिस्टेंसी उन चीज़ों में बनाना बेहद आसान है जिन चीज़ों में आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ढूंढ लें, या जो चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों को अगर आप अपने काम में शामिल कर लें तो आपकी कंसिस्टेंसी बनाना आसान होगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, डेली के शेड्यूल में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। तो मेरे बच्चे, मैं 2 तरीके आपको सजेस्ट करता हूं। पहला तरीका पढ़े लिखे वाला तरीका ये है कि कोई भी आदत अगर आप लगातार 66 दिन अपना लेते हैं तो वो आपकी कंटिन्यू रहती है और वो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। दूसरा देसी तरीका ये है कि बड़ा गोल लेके कंसिस्टेंट होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों के अगर हम गोल निर्धारित करें तो हम उसमें कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिए मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है और एसएससी लेवल की तैयारी करनी है, वहां मैं छोटे गोल तैयार करूं कि मुझे डेली 1 घंटा मैथ पढ़ना है और मुझे इतना सेक्शन करना है। मैं बाकी चीजों पे फोकस ना करके सिर्फ उस समय करूं। मैं ये देखूं कि उस 1 घंटे क्या मैं लगातार बैठ के पढ़ पा रहा हूं। अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं तो मेरा मन किन चीजों के लिए विचलित हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फोन बगल में रखा हुआ, या कोई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से मैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले जो चीजें आपकी कंसिस्टेंसी को रोक रही हैं उनको कोशिश करिए दूर किया जा सके। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी एक किस्म की एक हैबिट है, और किसी चीज की हैबिट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस हैबिट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करिए कि आप अपने जो भी गोल बना रहे हो वो छोटे हो, और उन छोटे गोल को अचीव करें, और अचीव करने के बाद उनको सेलिब्रेट करें। फिर अपना गोल फिर थोड़ा बड़ा करें, फिर उसको अचीव करें, फिर उसको सेलिब्रेट करें। तो ये जो सेलिब्रेशन का तरीका है ना छोटे छोटे गोल के बाद, ये आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा। आप अपने अंदर ये चीजें तैयार करिए कि मुझे कोई बाहर से नहीं आएगा मोटिवेट करने जो मुझे कंसिस्टेंसी में मदद करेगा। कंसिस्टेंसी एक किस्म की हैबिट है जो आपको ही तैयार करनी है। मुझ जैसे या और कोई भी विद्वान इस चीज में आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाले। तो मेरा अनुभव ये है, छोटे गोल डिसाइड करिए और उसको अचीव करिए, सेलिब्रेट करिए, नया गोल बनाइए, फिर अचीव करिए, फिर सेलिब्रेट करिए।
मेरे बच्चे, मैं एक और छोटे उदाहरण से आपको कंसिस्टेंसी पे बात समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, मैंने तो ये बहुत अनुभव किया है, तो जब बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत उत्सुक होते हैं। मन में इतना उत्साह होता है कि बस जल्दी से जहाँ घूमने जा रहे हैं वह पहुंच जाए, और बड़ा मन होता है। मेरे दोस्त, जब हमारा मन खाली होता है ना, हमारे मन में कुछ जगह खाली होती है, तो उसको भरने के लिए हम बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन जब बाहर जाकर वो मन भर जाता है ना, तो हम वापसी से अपने घर की तलाश करते हैं। जब आप बाहर घूमने जाते हैं, 5 दिन 6 दिन वहां रुकते हैं, तो उसके बाद आपको अपने घर की याद आती है। आप चाहते हैं कि जल्दी से वो अपने वापसी घर पहुंचा जाए। तो ऐसे ही आपका मन जो है ये खाली है। जितना ये खाली रहेगा, ये बाहर की तरफ दौड़ेगा, ये बाहर की तरफ भागेगा, और जब आप इस मन को पूर्णतः भर लेंगे तो ये वापसी घर की तरफ आएगा। कंसिस्टेंसी भी इस मन से ही उपजने वाली एक चीज है। जब तक ये मन खाली रहेगा, आप शायद कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आपने इस मन को भर लिया पूरी तरीके से, उस दिन आप घर की तरफ ही रहेंगे। घर की तरफ का मतलब है आप अपने लक्ष्य की तरफ ही सीमित रहेंगे, और आप अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाएंगे। मेरे बच्चों, अगला सवाल है दिव्या चौबे जी का। इन्होंने पूछा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों, क्या प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी कि शादी फिक्स हो गई, ना इधर की रही ना उधर की। मेरे बच्चों, आपको जीवन का मूल समझना होगा। दिव्या मेरे बेटा, आप ये तो समझते हैं कि जीवन एक ही बार मिला है, और शायद बार बार मौके कुछ सिद्ध करने के मिलेंगे नहीं। अगर आपके मन में तैयारी करने की है और आप अपने जीवन को सिद्ध कर सकती हैं और माँ बाप को ये सिद्ध करके दिखा सकती हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, और मैं सिलेक्शन लेके इस समाज के लिए एक अच्छा काम कर सकती हूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ अपनी छोटे भाई बहनों के लिए, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ऐसे वक्त पर आपको कड़े निर्णय ले लेने चाहिए। माँ बाप को आखिरी स्तर तक मनाने की कोशिश करिए कि मुझे पढ़ने का एक मौका दिया जाए, मुझे तैयारी करने का एक मौका दिया जाए। शादी एक ऐसा पड़ाव नहीं है जो 6 महीने बाद नहीं हो पाएगा या साल भर बाद नहीं हो पाएगा। शादी एक जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। अगर मैंने इतना पढ़ाई लिखाई की, मेरे अंदर इतने स्किल डेवलप हुए, मुझे स्कूल ही क्यों भेजा था? अगर इस वक्त पे जब मैं पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर चुकी हूँ और आज मैं उसका फल प्राप्त करना चाह रही हूँ एक सरकारी नौकरी के थ्रू। भाई, एक माँ बाप ने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ को रोज पानी दिया, उस पेड़ ने भी पूरे वातावरण से ऑक्सीजन इकट्ठा की या कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा की, और धीरे 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 वो पेड़ इतना बड़ा हुआ कि आज उस पेड़ में फल लगने की संभावनाएं तैयार हुई। जैसे ही फल लगने की बारी आई, आप उस पेड़ को काट रहे हैं। मेरी उन माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां किस्मत है, बेटियां जीवन है, बेटियां सृष्टि है। अगर आप आज भी इस सोच से जी रही हैं कि इसकी शादी करो, वजन उतारो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। बेटों से लाख गुनी अच्छी बेटियां हैं, इनको जीने का मौका दे। और अगर आप किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं तो बेटी को मौका देना, भगवान की पूजा करना है। तो मैं दिव्या चौबे जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने माँ बाप को ये चीज़ ज़रूर बताएं कि जीवन का ये आखिरी मौका उस बच्ची से छीनिए नहीं। ये बच्ची बहुत जिम्मेदार है जो तैयारी करने की सोच रही है। आपने क्या अपनी बेटी को इसलिए पैदा किया था कि हम उसे पढ़ाएं लिखाएं और बाद में एक ऐसे आदमी के साथ हवाले कर दें जहां वो अपने स्किल को कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगी जिस तरीके से वो जी रही है। तो मेरी उन माताओं से, बहनों से, उन पिताओं से सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी बेटियों को मौका दें। और क्या यही सवाल वो अपने बेटे से करते? अगर इस बेटी की जगह, दिव्या की जगह बेटा होता, तो क्या यही सवाल माँ बाप पूछते उनसे कि तैयारी छोड़ और शादी कर ले? नहीं, बेटे को क्या कहते हैं, आज भी बेटों को क्या कहते हैं, अब पहले थोड़ा कमा दमा ले, जब मैं तो तेरा ब्याह करेंगे। कुंवार बेरोजगार ने थोड़ी ब्याह देंगे। तो सर, जब मोदी जी कह रहे हैं, देश कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ, तो बेटी इसलिए थोड़ी पढ़ाई है कि किसी के पल्ले बांध दे। बेटी इसलिए पढ़ाई है कि वो समाज में कुछ सिद्ध करे, आने वाली बेटियों के लिए एक मार्गदर्शन दे। आज बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, आज बेटियां देश की राष्ट्रपति बन रही हैं,
आज बेटियां यूएनओ चला रही हैं। तो विवाह की जो बेड़ियां हैं ये बच्चों पर तब तक ना बांधे जब तक उनमें लड़ने की हिम्मत बची है। जिस दिन बेटियां खुद ये कह दें कि अब मुझे नहीं पढ़ना और मैं शादी के लिए तैयार हूं, उस दिन आप उनकी शादी कर दें। तो मेरी बेटा दिव्या, आपसे रिक्वेस्ट है, आप तैयारी करें, खुल के तैयारी करें। अगर आपको इकोनॉमिकली कोई दिक्कत है, पेरेंट्स की तरफ से इकोनॉमिकली कोई दिक्कत है, तो मैं हूँ आपके लिए। आप हमारे ऑफिस आ जाइए, बल्कि आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई मैसेज मुझ तक पहुँचा दीजिए, हम आपको इकोनॉमिकली इतनी व्यवस्थाएं कर देंगे कि आप अपनी तैयारी दिलो जान से, पुरजोर तरीके से और मेहनत करके आप कर सकें। और मेरी उन सब बेटियों से भी एक रिक्वेस्ट है, देखिए एग्जाम्पल जो भी समाज में सेट होते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं, सारी लड़कियां समझती हैं इस बात को कि माँ बाप या कोई भी समाज होता है वो बुरे एग्जाम्पल सबसे पहले उठाते हैं, अच्छे एग्जाम्पल बाद में उठाए जाते हैं। अगर कोई माँ बाप अपनी बच्ची को तैयारी नहीं करा रहा और शादी के लिए विवश कर रहा है, तो हो सकता है उनके सामने कुछ ऐसे बुरे एग्जाम्पल आए हो जहाँ कुछ एक लड़कियों को ये रियायत दी गई हो और उन लड़कियों ने उतनी सिंसियरिटी से मेहनत ना की हो, या उस मेहनत की बजाय वो उन्होंने दूसरे विचार रखे हो। तो मेरी बेटियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बेड़ियां तभी टूटेंगी जब हमें जितने सीमित अवसर मिले उसे उस सीमित अवसर में हम असीमित उपलब्धियां हासिल करें। आपकी कामयाबी पता नहीं कितनी बेटियों की बेड़ियां तोड़ेंगी। तो जब आपको अवसर मिले ना दिव्या बेटा, तो दिमाग में ना इधर से कुछ नेगेटिव आना चाहिए ना इधर से नेगेटिव आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करके अपने माँ बाप को एक खुशी का क्षण ला के देना है, उनको एक गर्व महसूस हो कि उन्होंने अपने बच्चे को मौका दिया और आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है। और मैंने अनेकों ऐसी लड़कियां देखी हैं जो आज के समय में हमारे पास पढ़ती थी और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे सिलेक्ट है, अब उन्होंने शादियां की है और वो एक बहुत अच्छा जीवन जी रही है। तो एक मौका सबको मिलना चाहिए। और मेरे बेटा या बेटियां, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर बेटियों से, पेरेंट्स की जो लिबर्टी आपको मिल रही है ना, इसका मिसयूज मत करना। बहुत मुश्किल से वो इस जीवन में इस मुकाम तक ला पाए कि आपको कोचिंग करा पा रहे हैं, आपको तैयारी करा पा रहे हैं। वरना आपसे पहले वाली पीढ़ी को तो 10वीं क्लास का पढ़ना तक नसीब नहीं हुआ। हम तो उस क्षेत्र से आते हैं। तो इस लिबर्टी को मिसयूज मत करना और कोशिश करिए सफल होकर उन सफलता के फूलों को अपने माँ बाप के चरणों पर न्यौछावर करो। मजा जीवन का तब है। अगला सवाल है बंटी हियर का। इन्होंने पूछा है, हम एसएससी की तैयारी करने के लिए घर से शिफ्ट हो रहे हैं, मन में बहुत डर है कि आगे कैसे क्या करेंगे। तो मेरे बच्चे, पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन जीवन में जब तक आप कुछ नई चीज़ें नहीं करने की सोचेंगे और नई करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो इस जीवन की सार्थकता ही खराब हो जाएगी। दूसरा, जो आपके मन में डर है वो बेसिकली डर नहीं है, आप एक्साइटेड हैं आने वाली चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते कि आपको डर किस बात का है। इकोनॉमिकली डर है या बाहर शिफ्ट हो रहे हैं उस चीज़ का डर है, या आपका ये डर है कि मैंने 2 साल तैयारी की या 1.5 साल तैयारी की और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे, आपको ये मानना होगा कि भविष्य जो है ना वो किसी का भी निश्चित नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर कुछ हाथ में है आपके और मेरे, तो वो है मेहनत करना। और आप इस बात को भी विश्वास मानिए कि जब तक आप उस फल के लिए इच्छित रहेंगे ना, तब तक आप उस प्रयास को भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश करिए अच्छा प्रयास करने की। जितनी आपकी मेहनत होगी फल तो उसके अनुसार आपको मिलना ही मिलना है। तो आप डरिए मत कि 2 साल बाद क्या होना है। पता है दिक्कत किन लोगों को है? दिक्कत उन लोगों को है जो घर से बाहर निकले ही नहीं। आप तो यार उस राह पर चल दिए हैं। आप खुद सोचिए, घर में बैठ के डरते डरते क्या किसी का सिलेक्शन हो सकता है, या एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दे के किसी का सिलेक्शन हो सकता है? तो आपका जवाब दूसरा होगा। यानी जब आप किसी चीज को करने का प्रयास करेंगे तभी तो उसमें फायदा मिलेगा, तभी तो आप उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। घर पे बैठने से सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो प्रयास करिए, आगे बढ़िए। मैं इसको एक और छोटे से एक शेर के थ्रू आपको जवाब देना चाहूंगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बना, वो बोली
तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये डर मत रखिए अपने अंदर, और आपको ये मानना ही होगा कि कामयाबी के लिए आपको काम करना होगा, और जो आप काम करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा आपको प्रतिफल मिलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तेरे जीवन का है यही मर्म, तेरे भाग्य में सिर्फ तेरा कर्म। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी और समझ में आए कि कर्म का फल से आप बच सकते ना मैं। एक बार जब भीष्म पितामह जी सरसैया पर थे और उनके पूरे शरीर में तीर थे और बहुत पीड़ित अवस्था में थे, तो जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण उनके पास प्रणाम करने गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भीष्म पितामह जी ने, कि हे वासुदेव, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसी मौत क्यों मिली? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया कि मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है या ऐसी दर्दनाक स्थिति मिल रही है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सोचिए, और आप सोचिए अपने पिछले जीवन को, क्या आपने कोई गलत काम किया? तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि नहीं, मेरे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप जंगल से जा रहे थे, अपने रथ पे थे, और जब रथ पे आप जा रहे थे तो आपके सारथी ने घोड़ा रोक दिया, आपका रथ रोक दिया। तो जब आपने अब सारथी से पूछा कि आपने रथ क्यों रोक दिया, तो उन्होंने कहा कि सामने एक सांप है जो चमक रहा है, उसकी वजह से घोड़ा आगे नहीं जा रहा। और आप उतरे और आपने अपने तीर से उस सांप को उठाया और उठा के अपनी कमर के पीछे ऐसे फेंक दिया, और वो सांप पीछे कांटों का पेड़ था, सूल का कांटों का पेड़ था, और वो सांप ऐसे ही उस सूल के पेड़ कांटों पे जाके गिरा, और सारे कांटे उस सांप की देह में घुस गए, और वो सांप अपने अंतिम क्षण तक, मृत्यु तक वहां से 1 इंच नहीं हिल पाया, वहीं धीरे 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 तड़पता तड़पता मर गया। इस कारण आज आपको ये दशा देखनी पड़ी। तो मेरे बच्चे, कहने का अर्थ यही है कि आप कोई भी युग उठाएं, कोई भी चीज उठाएं, हमें अपने काम तो करने पड़ेंगे, साफ सुथरे काम करने पड़ेंगे। चीटिंग कम से कम करिए, मन ना करिए, वो ज्यादा आसान है, और आगे बढ़िए। अगला सवाल है रॉयल अंकित यादव जी का। इन्होंने पूछा कि पहले एडवांस अच्छे से करना चाहिए या अरिथमेटिक? तो मेरे बच्चे, मेरा सुझाव है कि पहले आपको अरिथमेटिक करना चाहिए, क्योंकि एडवांस की कोई ऐसी चीज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की जिसका आपको अरिथमेटिक में प्रयोग होना हो, लेकिन अरिथमेटिक का हर छोटे से छोटा हिस्सा आप एडवांस में यूज कर रहे होते हैं। चाहे आप कैलकुलेशन की टर्म्स में देखें, या लैंग्वेज को समझने की टर्म्स में देखें, या डाटा का यूज समझें, तो अरिथमेटिक जो होता है वो चीजों की समझ ज्यादा आसानी से विकसित करता है, और उस समझ के आधार पर आप एडवांस को और आसानी से समझ सकते हैं। और इसका इस्तेमाल भी जो है अरिथमेटिक का लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एडवांस जो मैथ है, ये कुछ एक ही बोर्ड होते हैं जो अपने अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वहाँ पूछा जाता है। अगला सवाल है मेरे बच्चे आकाश सिंह का। इन्होंने पूछा, मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई करता हूँ, मुश्किल से 4 घंटे निकलते हैं, इससे कुछ निकल पाएगा एग्जाम में? मेरे बच्चे आकाश, 2 चीजें डिपेंड करती हैं। पहली चीज तो ये कि आपके पास समय कितना है नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। अगर आपका टारगेट ये है कि मैं आने वाले 1.5 साल में या 1 साल में तैयारी करके नौकरी पा लूं, तो मुझे लगता है ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप डेली 4 घंटे अगर सिंसियरली पढ़ लेंगे तो 1 से 1.5 साल की तैयारी में आप आसानी से नौकरी पा लेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि मैं आने वाले 6 महीने में सरकारी नौकरी पा लूं अपनी प्राइवेट जॉब के साथ साथ, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और एग्जाम से 2 महीने पहले किसी भी तरीके से अगर छुट्टियां अरेंज हो सकती है तो छुट्टी लेकर अपनी तैयारी करिए। दूसरी बात, अगर आपके पास समय है तो आप ऑनलाइन तैयारी करिए, और केवल एक ही सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में तैयारी करिए। जब उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड हो जाए, और डेली आप उसके लिए फिर 1 घंटा प्रैक्टिस का रखिए, और बाकी जो समय बचा उसमें दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करिए। तो इस तरीके से आप साल और 1.5 साल के बीच में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होने की उम्मीद है। आइए मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पी जी का। इन्होंने पूछा, लाइफ में अमीर कैसे बने? तो मेरे बच्चे, रास्ता आपको भी पता है, रास्ते 2 हैं अमीर बनने के। एक तो है सात्विक धार्मिक, और वो रास्ता है ईमानदार प्रयास, लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी, और एक ना एक दिन वो वक्त आएगा जब आप अमीर बन जाएंगे। अमीरियत अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप खुश हैं, अगर आप अपने आप को खुश रख पा रहे हैं, वो बड़ी चीज है। तो पहली चीज ईमानदार प्रयास, लगातार मेहनत, सच्चे दिल से मेहनत, सच्चाई के साथ, उस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। दूसरा तरीका आप भी जानते हैं, एक चक्कू लीजिए, बंदूक लीजिए, रोड पर खड़े हो जाइए, लोगों को लूटिए, बन जाइए अमीर।
बहुत सारे लोग बनते भी हैं, लेकिन उन लोगों की हालत जो होती है, अंत जो होता है, वो इतना बुरा होता है कि जो चीज़ नाकों से निकलती है ना, बहुत सारे लोगों के आंखों से भी निकलती है वो चीज़ें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर गलत तरीका आपने अपना लिया, और पता है मजे की चीज़ क्या है, आपने एग्जाम में भी देखा होगा, जो ऑप्शन मतलब जो आंसर गलत है किसी सवाल का, वही सबसे पहले सही लगता है और ऑप्शन में सबसे पहले वही लिखा रहता है, क्योंकि गलत चीज अट्रैक्टिव होती है, आसान होती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही गलत है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए और दूसरा तरीका मत अपनाइए। और अमीर जो है, आप वैसे ही हैं जिस बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, आपकी उम्र में पढ़ना ही सबसे बड़ी अमीरियत, और आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे अमीर कौन होगा? सच्चा दिल रखिए, सच्चा दिल जिसका है वो अमीर ही है। और अगर आप पैसे की टर्म में अमीर सोच रहे हैं, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मुझे भी मेरे बड़ों ने कहा था कि जीवन में आपको पैसा कमाने के अनेकों अनेक अवसर मिलेंगे। रोड पर बैठे हुए भिखारी को भी एक अवसर ऐसा मिलेगा जब वो बहुत अमीर बन जाएगा। तो पैसा बड़ी चीज नहीं है, ईमानदारी बड़ी चीज है, और आपकी सफलता बड़ी चीज है। अच्छा, एक और अभी आइडिया मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग हैं जो बहुत छोटी उम्र में अमीर हुए हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग है या और बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाए इस दुनिया के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे शरीर की भूख के लिए अन्न की जरूरत होती है, यानी भूख मिटाने के लिए अनाज की जरूरत होती है, ऐसे ही नए विचार, सुविचार, अच्छे विचार आपके दिमाग की भूख को भी मिटाते हैं। यानी कोई भी आदमी छोटी उम्र में बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप विचारों से अमीर बने। जितनी आपकी सोच अमीर होगी, विचार अमीर होंगे, आपकी डेली डे बाय डे आपके जो काम होंगे ना, वो भी चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। और पैसे की तरफ मत देखिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, और वो नया ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का, देश का भला हो। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप अमीर अपने आप हो जाएंगे। अगला सवाल है मेरे बच्चे कुणाल कुमार यादव जी का। इन्होंने पूछा जीएस में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करें? मेरे बच्चे, इसको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं जीएस के स्कोर को। पहला हिस्सा जो अवेयरनेस से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। दूसरा हिस्सा हम बांट लेते हैं जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जिसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं, यानी जो फिक्स है, जो आपको टीचर पढ़ाते हैं। और तीसरा है मॉक। तो मेरे बच्चे, जो पहला पार्ट है करंट अफेयर, मुझे लगता है अगर आप जीएस के लिए बहुत सीरियस हैं तो डेली 10 से 15 मिनट उस पे दे दीजिए, और आपका करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। और साथ के साथ जब करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए उसे पुरानी चीज़ों से रिलेट भी करते रहें। जो आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल जीके आप पढ़ रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उससे आप रिलेट भी हो पाए। दूसरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी टीचर से कोचिंग ले लें, चाहे वो कैरियर हो या कहीं पर भी। उसका फायदा ये है कि जीएस एक कितना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिटेशन किसी को भी नहीं पता। तो टीचर क्या होता है, अपने सारे अनुभव के आधार पर उन चीजों को एक लिमिट वे में आपको रिप्रेजेंट कर देता है, और आप उतना ही पढ़िए। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप विद्वान होने की कोशिश करें, खासकर एसएससी और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से। आप बस इतनी कोशिश करिए कि जो टीचर ने पढ़ाया उसे अच्छे से तैयार कर लिया जाए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मॉक टेस्ट का। बच्चे, जब मेरा भी एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था तो मैंने तो जीएस एक भी दिन नहीं पढ़ी थी, और मैं तो जीएस में बहुत कमज़ोर था। मुझे सिर्फ मैथ और रीजनिंग आती थी, इंग्लिश भी मेरी बहुत कमज़ोर थी। लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ और उस समय एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ होता था। अब तो बहुत फुद्दू सवाल आते हैं, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते थे, तो उस टाइम बीइंग के अकॉर्डिंग उसे मैनेज करना मुश्किल होता था। मैं कुल मिला के कहना आपको ये चाहता हूँ कि जो मॉक है ना, वो अपने आप में इतना रोल प्ले करते हैं कि आप मॉक देते कैसे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पहली चीज़, जीएस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैथ का क्वेश्चन हमें ज़्यादा समय देना है, जीएस को हमें बस 3-4-5 मिनट में ख़त्म कर देना है। ऐसा गलत अप्रोच है। मॉक टेस्ट भी देते हो तो आप जीएस को प्रॉपर पूरा टाइम दीजिए। हर एक क्वेश्चन को जब आप सोल्व कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको अटेम्प्ट किया जाए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको सही करने की पॉसिबिलिटी पे जाइए। जो गलत ऑप्शन है उसे हटाइए, जो सही ऑप्शन है उसमें आप अपनी तुक्काबाजी सेट करिए। तुक्काबाजी का मतलब है बेटर आउटकम के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो। दूसरी चीज,
जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रोज देखते रहेंगे, रोज करते रहेंगे प्रैक्टिस में, तो ये डे बाय डे अपने आप सुधार लाता रहेगा। आप इसमें परफेक्शन की कोशिश गलती से भी मत करिएगा, ये मेरा सुझाव है। बस आपने एक प्रोसेस पकड़ना है कि मुझे एक आदत तैयार करनी है कि 15 से 20 मिनट मुझे करंट अफेयर पे जाना है। वो भी मुझे लगता है ज़्यादा है, 10 एक मिनट भी बहुत होता है करंट अफेयर का टाइम एसएससी जैसे एग्जाम के लिए, लेकिन जुड़े रहना है। दूसरा, जो टीचर ने कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पढ़ाई हैं, वो जब पढ़ाई है तब तो मैंने उसको डे टू डे रिवाइज किया ही है, उसके बाद भी मैं बीच बीच में कोई भी एक सब्जेक्ट उठाऊं, उसका एक टॉपिक उठाऊं और उसको रिवाइज करता चला जाऊं। और तीसरा, मॉक टेस्ट मुझे हर हाल में एक जीएस का देना ही देना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, मुझे उसके प्रॉपर ऑप्शन से सही ऑप्शन की तरफ जाने की अधिकतम प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है आई एम रोहन चौधरी का। इन्होंने पूछा दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो मेरे बच्चे, मैंने अभी पीछे जितने भी सवालों के जवाब दिए उसमें मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप दिल्ली पुलिस की 2 वैकेंसी है, एक तो है आपकी कांस्टेबल और एक है मेरे बच्चे आपकी सब इंस्पेक्टर। जो सब इंस्पेक्टर वो सीपीयू के थ्रू आता है, उसका लेवल एसएससी सीजीएल से भी बेहतर होता है। तो आपको पूरी वही तैयारी करनी है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, यानी आपको कंप्लीटली मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीएस भी और कंप्यूटर भी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे बच्चे, एक तो हर एक बच्चे को ये विश्वास करना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें जो क्वेश्चन आए उतने लेवल के अच्छे क्वेश्चन तो एसएससी सीजीएल ने मेंस में भी आज तक नहीं पूछे। इस बात पे विश्वास करिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के इतने बेहतरीन सवाल पूछ रखे थे कि मजा आ गया उन सवालों को देख के। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो हर एग्जाम का बेहतर है, आप उसे कांस्टेबल समझ के हल्के में मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है रॉयल पंडित भावेश जी का। इन्होंने पूछा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बुक से प्रैक्टिस करें या फिर उसको ही रिवाइज करके मॉक। मेरे बच्चे, आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई चैप्टर आपका खत्म होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया और वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम में आए हुए सवालों के साथ अपने तालमेल को बैठाने के लिए आपको बुक की ज़रूरत होती है, ताकि आप अच्छे और नए सवालों पर अप्रोच लेना ठीक से समझ पाए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे ही 2-3 चैप्टर खत्म होते हैं वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। शायद ये उतनी अच्छी रणनीति नहीं है। मेरा आपसे सुझाव है कि लगभग जब तक आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। आप खुद ही सोचिए, मैं और आप मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे संभवतः वो नहीं होने। अगर नहीं होने तो फिर क्या होगा कि हम अपने आप में धीरे धीरे एक डिप्रेशन लाना शुरू कर देंगे अपनी गलती की वजह से। हमें तैयारी करते वक्त अपने हाथों से गलतियां नहीं करनी। जो स्वाभाविक दबाव आता है तैयारी करते वक्त, वो दबाव आए हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम मनचाहे रूप से खुद अपने ऊपर दबाव लाते हैं उसको लाने की जरूरत नहीं है। टीचर ने जो चीज़ पढ़ाई पहले उसके थ्रू समझी, समझने के बाद बुक से प्रैक्टिस की, बुक से प्रैक्टिस करने के बाद जब 60 से 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तब आप मॉक टेस्ट की तरफ जाइए और वहां से अपनी स्पीड को बढ़ाइए। अगला सवाल है अलोन आर्यन जी का। इन्होंने पूछा लाइफ में करियर को लेकर टेंशन है, एग्जाम के फॉर्म के लिए 5000 रुपये फ़ोन पे कर दो प्लीज़। भाई, कौन सा ऐसा एग्जाम का फॉर्म है जो 5000 रुपये का है? और अगर एग्जाम का कोई फॉर्म 5000 रुपये का और आप अगर उसमें असमर्थ हैं तब विश्वास मानिए हम वो 5000 रुपये आपको दे देंगे। अच्छा, ये बता के तो कहीं पाकिस्तान का तो कोई एग्जाम नहीं देना ना जो 5000 रुपये लग रहे हो, क्योंकि वहाँ की हालत आजकल बहुत खराब हो रखी है। भारतीय रुपया पाकिस्तान से बहुत बेहतर। हो सकता है पाकिस्तान में 5000 रुपये का कोई फॉर्म जा रहा हो, या हो सकता है तो अमेरिका का कोई फॉर्म भर रहा हो जो 5000 रुपये का फॉर्म हो। तो मस्ती मत काट जीवन में। तूने नाम रख रखा है अलोन आर्यन। अलोन आर्यन, तेरे मन में जब तक अलोन रहेगा ऐसे ही विचार आएंगे। तो कोशिश कर, मेहनत करके सिलेक्शन लिया जाए और इस अलोन को हटा के कोई साथ में लाई जाए। अगला क्वेश्चन है आई एम अंकेश का। इन्होंने पूछा है पहली बार कोचिंग ले रहे हैं तो ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले? बच्चे, मेरे हिसाब से ऑनलाइन लीजिए। आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए, ऑनलाइन एजुकेशन सस्ती है, आप अपने घर पर ही बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जो चीज़ें ऑफलाइन की कमियां हैं वो ऑनलाइन में सुधार है। जैसे एक टीचर आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा है, उसने कोई कॉन्सेप्ट समझाया और वो कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको 10 दिन बाद भूल गए, तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा कैसे समझे उस टीचर से? तो ऑनलाइन में समस्या का समाधान है। आपके पास सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं।
एक एक दो दो साल तक रिकॉर्डेड रहती है, तो आप उन चीज़ों को कभी भी देख सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन क्लास में आप अपने पेस पे चीज़ें नहीं समझ सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप अपने पेस पे चीज़ें समझ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासों में टीचर को भी पढ़ाने के लिए जो एरिया मिलता है, जो स्कोप होता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे रूप से समझा पाता है। तो ऑनलाइन करिए, अब ये ज़माना नहीं रहा जब आप ऑफलाइन तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है आई एम सत्यम। इन्होंने पूछा सर आपसे मिलना है गुरुजी, मैं बिहार से हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आपका तहे दिल से स्वागत है। आप कभी भी आए, हमसे मिलें, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की क्षण होगी। और आप इस बात को समझिए कि आप हमारे लिए सुदामा नहीं है और मैं आपके लिए कृष्ण नहीं हूँ। आप मेरे लिए कृष्ण है और मैं आपके लिए सुदामा हूँ। तो आपका जब दिल करे, जब जो मन करे, आप आए, मिले। और हमने अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पण कर रखा है, और उसका कारण ये है कि हम जो भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, आज के समय में है आप लोगों के प्रयासों से, है आप लोगों की वजह से ही। तो आप कभी भी आए, हम आपके स्वागत में हमेशा मिले। अगला प्रश्न है राहुल पोद्दार जी का। इन्होंने पूछा मैथ पढ़ लेते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद भूल जाते हैं, इसे कैसे याद रखा जाए? तो मेरे बच्चे, ये कोई समस्या नहीं है, ये हर एक बच्चे के साथ होता है, स्वाभाविक है। जब भी आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो एक टाइम के बाद उससे जुड़ी यादें कम होती चली जाती हैं। यह आपके जीवन के साथ भी है और मैथ में भी तरीका यही है। आप छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए यादें कम हो गई, दोबारा से पकड़ लो, उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज कर लो, यादें ताज़ा हो जाएंगी। और मेरे बच्चे, फॉरगेटफुलनेस इज ए ब्लिस। आप इस बात को भी समझिए कि छोटा ही दिमाग है, हर चीज़ याद रखते रहेंगे, बचपन की सारी चीज़ें याद रखेंगे तो एक दिन ये भर जाएगा, पागल हो जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कुछ याद करते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दोबारा याद करने की ज़रूरत है, तो उसको एक बार फिर से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है चीकू जी का। नाम बहुत प्यारा है। इन्होंने कहा है कि सर एज ए फ्रेशर हाउ टू स्टार्ट मैथ प्रिपरेशन फॉर CGL एग्जाम। तो मेरे दोस्त, आप एक बात समझिए, किसी भी युद्ध की तैयारी अगर आपको करनी हो तो सबसे पहले उन चीज़ों को मजबूत करिए जो आपके पास है। यानी अगर आप CGL के मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार उनको रिवाइज करिए। आप टेबल याद करिए, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, जो आपके बेसिक है उनको एक बार पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़, जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है, हम लोग पढ़ाते ही इतना बेसिक से हैं कि जो बच्चे स्कूलिंग में जो उन्होंने पढ़ा था उसको रिवाइज ही करा देते हैं वहाँ पे। तो आप सीधे भी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट यही है कि एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग लें और उस सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ें। अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और मान लीजिए मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाना शुरू किया, तो कोशिश करिए कि परसेंटेज में मैं जितने छोटे छोटे एलिमेंट साइड बाय साइड बता रहा हूँ, उन सारे एलिमेंट्स को डेली लिखा जाए, उनको याद किया जाए। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जो ट्रिक बता रहे हैं, उनको नोट्स बना के लिखता चला जाए। और मेरे बच्चे, एक चीज़ और भी आप समझो कि CGL जैसा एग्ज़ाम जो है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन है और इन्फॉर्मेशन आप एक साथ कभी भी सारी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे छोटी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते चले जाइए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी जिसके आधार पर आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है IM अनीश। इन्होंने पूछा है सर अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है फेल्योर पर, तब हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? मेरे बच्चे, आपको ये समझना होगा कि पहले अटेम्प्ट में जीवन में बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है। अधिकतर लोगों को बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद ही सफलता मिलती है। मेरे बच्चे, असफलता जो है ना, वो जीवन का एक पड़ाव है और आपको ये समझना होगा कि किसी भी चीज़ का समाधान आप तभी कर सकते हैं जब उसकी समस्या का पता करें। तो जो असफलता मिली है ना, सबसे पहले तो आप उसका एनालिसिस कीजिए कि आप असफल क्यों हुए, किन कारणों से हुए हैं, और उस चीज़ पर समाधान करने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ ये कि हम अपनी फैमिली को कैसे इस जगह, इस समय पे मोटिवेट कर पाएँ। तो हमें अपने परिवार को ये समझाना होगा कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाने का ये एक रास्ता है। असफलता का मतलब ये नहीं कि आपने अपने आने वाले रास्ते बंद कर दिए, नहीं। असफलता का मतलब है कि आपको आपकी कमी पता चली, आपने वो सुधार किया और आप आगे बढ़ गए। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों से ओवरकम करते चले जाएंगे, सफलता के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। और मेरे बच्चे, आप अपने परिवार को ना अपनी कमजोरी मत समझिए, आप अपने परिवार को अपनी ताकत बनाइए और कोशिश करिए अपने परिवार को ये बात समझाने की।
आप ये भी मानिए कि किसी भी चीज़ को समझाना असंभव नहीं है। आपको लगातार प्रयास करते रहने पड़ेंगे और अपने प्रयासों में परिवर्तन भी करना पड़ेगा, समझाने के तरीकों में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण मृत्यु को प्राप्त हुए, तो जब रावण जी मर रहे थे तब उन्होंने पूछा कि भाई, मैं राम भगवान से उन्होंने कहा मैं आपसे विद्वान भी हूँ, मैं जो युद्ध कौशल है मुझ में वो भी ज़्यादा है, फिर भी आप जीत गए और मैं हार गया, तो इसका कारण क्या है? भगवान श्री राम ने इस बात का मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस समय रावण ने उनको जवाब दिया, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपके साथ आपका भाई था, आपका परिवार था, मेरे साथ मेरा भाई नहीं था, इसलिए मैं ये युद्ध हार गया। मेरे बच्चे, परिवार बहुत बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को महसूस करिए। अगर आपके साथ आपके माँ बाप हैं, आपके परिवार हैं, तो आप ये समझिए कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक चीज और, जो परिवार है वो एक अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है, आप एक अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। मैं अगर आज अपने फादर को ये सारी चीज़ें समझाऊं जो मैं कर रहा हूं, तो शायद वो नहीं समझेंगे, क्योंकि एक एज गैप होता है और एक सोशल क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मैं अगर आज एक 12 साल के बच्चे को ये समझाऊं कि भाई तूने बड़ी मेहनत करनी है, सीरियस हो जा, खेल कूद मत कर, ये मत कर, वो मत कर, वो मुझे नहीं समझेगा। आपने देखा होगा कि आदमी के इंटरेस्ट भी एक उम्र के बाद बदलते रहते हैं। पहले जो जवानी में चीज़ें हमें अच्छी लगती थी, अब मुझे उस उम्र में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब हम जवान थे तो हमें खेलना कूदना, शोर मचाना, हंगामा करना, मस्ती करना पसंद था, लेकिन अब मैं जिस उम्र में हूँ मुझे अच्छा वो लगेगा कि शांत रहें, काम रहें, फालतू की कोई इधर उधर की बात ना हो। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे चीज़ें भी, सोचने का तरीका भी बदलता है। यही हमारे माँ बाप के साथ भी होता है। तो आप उनको ये समझिए कि अब उनको ये चीज़ समझाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, और आप विश्वास मानिए, उनको आप पर बहुत विश्वास है, लेकिन कई बार वो उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते आपके सामने, और कई बार आप नहीं व्यक्त कर पाते। तो घबराइए मत, आप कोशिश करिए समझाने की, और आप इस चीज़ को निश्चित रूप से लिख लीजिए कि अगर आप असफल हुए हैं तो। अगला सवाल है प्रबल प्रताप सिंह जी का। इन्होंने कहा कि पढ़ाई करें या कमाई, यही प्रॉब्लम है। तो मेरे बच्चे, मैं तो तुझे ये कहना चाहूँगा प्रबल प्रताप जी, कि जो आप पढ़ रहे हैं, असली कमाई तो यही है। ज्ञान ही तो असली कमाई है। रहा कमाई का, तो कमाई तो आप 2 साल बाद भी कर लेंगे, 6 महीने बाद भी कर लेंगे। सोचिए ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपके जो स्किल है वो कितने डेवलप हो रहे हैं। तो पढ़ाई करिए, इन छोटी चीज़ों में दिमाग मत उड़ाइए। आइए मेरे बच्चे, अगला सवाल है डीपीएस किंगडम। इनका सवाल है कि सर यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें और मैथ को कैसे प्रिपेयर करें। मेरे बच्चे, यूपीएसआई में मुझे लगता है मैथ तो बहुत अच्छे लेवल का आता ही आता है, लेकिन रीजनिंग का लेवल मतलब कुछ ज़्यादा होता है, और रीजनिंग का पोर्शन भी ज़्यादा होता है। मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीजनिंग के डलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीएसआई में आप जानते हैं कि एडवांस पोर्शन में मेंसुरेशन आता है केवल, उसके अलावा ना ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता, ना ज्योमेट्री पूछा जाता, ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम अलजेब्रा आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, वो लगभग सेम है एसएससी सीजीएल के। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मेरा मैथ स्पेशल बैच आता है, ये मैं प्रमोशन के लिए नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो हर एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप वहाँ से एक बार मैथ की तैयारी करिए, उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों दीपांशी का। ये पूछ रही है सर एसएससी सीजीएल की ऑफलाइन के न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे, हमारे ऑफलाइन के बैचेज हर महीने में लगभग 2 बार आते हैं, एक पहले पखवाड़े में, एक अंतिम पखवाड़े में। यानी पहले 15 दिन में एक बैच रहता है, आखिरी 15 दिन में एक बैच रहता है। और मुखर्जी नगर में ही क्लासेज होती हैं, और सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी इनमें पढ़ाती हैं। जैसे मैं आपको कुछ फैकल्टी के नाम लूँ तो मैथ में एसवीएस यादव सर हैं, जो मुझसे भी सीनियर हैं, और लगभग 5 से 6 बार उनका एसएससी में सिलेक्शन हो चुका है, और इस समय भी वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो वो मैथ पढ़ाते हैं। इंग्लिश इंद्रजीत सर पढ़ाते थे, जो खुद अपने आप में अनेक पोस्टों में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। रीजनिंग भरत सर पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छी टीम है, और मुखर्जी नगर में आप कभी भी आके कैरवेल ऑफिस में इंक्वायरी ले सकते हैं, और बैचेज आते रहते हैं। और एसवीएस यादव सर या इंद्रजीत सर, ये ऐसे टीचर हैं जो लगभग मेरे टाइम के हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उससे थोड़े दिन पहले ही इन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरे से भी सीनियर टीचर, और बहुत अच्छे मेहनत करके पढ़ाते हैं। अगला सवाल है यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी। मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि इस समय वन नेशन
वन इलेक्शन का अभी बिल पेश होने वाला है 18 से 22 सितंबर के बीच में, और अगर ऐसा होगा तो जनवरी, फरवरी, दिसंबर के आसपास पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की शायद तैयारी हो। और अगर ऐसा हुआ, जो कि होना संभवतः तय है, तो मेरे बच्चे लगभग हर स्टेट में वैकेंसी बहुत बड़े मात्रा में आने वाली है। तो यूपी पुलिस में भी अच्छे खासे बम्पर लोड में वैकेंसी आएगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करेंगे। जिस दिन युद्ध लड़ने जाना है उस दिन युद्ध कौशल नहीं सीखा जाता। युद्ध कौशल बहुत पहले सीखा जाता है, फिर उस कौशल को अनेकों बार चेक किया जाता है, तब जाके युद्ध जीतने की संभावनाएं बनती है। तो अभी वैकेंसी आने वाली है, आप आज से ही तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है गोलू गौरव जी का। ये पूछ रहे हैं, ये बताओ जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो भी एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर सकता है क्या? मेरे बच्चे बिल्कुल कर सकता है, बल्कि वो ज्यादा अच्छे से तैयारी कर सकता है जिसे कुछ नहीं आता है। मेरे बच्चे कोरे कागज पर कुछ भी लिखना बेहद आसान काम है, लेकिन एक भरे हुए कागज पर पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी कहाँ लिखा जाए और कितना लिखा जाए, और जो लिखना है वो उस जगह पे आ भी पाएगा या नहीं। मैं साधारण एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहीं और पढ़ रहे होते हैं, या पढ़ने के बाद वो फिर मेरे पास पढ़ने आते हैं। तो उनका पहली ही क्लास में सवाल आ जाता है, सर इस चैप्टर से शुरू कर दीजिए, इस चैप्टर से शुरू कर दीजिए, इस चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो उनकी कमियां होती हैं वो उस कमी को सीधे सीधे सामने वाले पे लाके टेकते हैं। जबकि जो बच्चा पहले कहीं नहीं पढ़ा वो सीधा मेरे पास पढ़ने आ रहा है, तो उसको पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान होता है, और मैं अपने पूरे समर्पण के साथ उसको पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं उसे जिस टॉपिक से पढ़ाना शुरुआत करता हूँ, जैसे मैं उसे अरिथमेटिक में परसेंटेज से पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो वो आंख बंद करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पूर्ण तरीके से, पूरे जुनून के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ता है। बजाय वो बच्चा जिसको पहले से बहुत कुछ आता है, वो आते ही पहली क्लास में ही कहेगा मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, मुझे अलजेब्रा पढ़ा दो, मुझे ये पढ़ा दो, मुझे वो पढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह बहुत थोड़ी है, आपके पास जगह बहुत है। और मैं ऐसे बच्चों के लिए अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सफलता दर है वो ऐसे बच्चों के निकल के आती है जो पहली बार कोचिंग ले रहे हैं। मेरे बच्चों, अगला सवाल है करण जी का। इन्होंने पूछा है, जैसे हम 10 दिन पहले एग्ज़ाम कैसे कवर करें, यानी एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले पूरे एग्ज़ाम को कैसे, उसके सिलेबस की कैसे तैयारी करें। तो मेरे बच्चे देखिए, इस चीज़ की तैयारी बहुत पहले हो जाती है। मैं अक्सर अपनी क्लासों में कहता हूँ कि आप किसी भी चैप्टर के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो बना रहे हैं, एक तो आप अपने तरीके से हर चीज़ को लिख ही रहे हैं, एक ऐसे भी नोट्स बनाएं कि बड़े से बड़े चैप्टर को भी आप 3 से 4 पेजों में ख़त्म कर दें उसके नोट्स को। क्योंकि पेपर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो आप पूरे क्लास नोट्स को रिवाइज नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना होगा, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो पढ़ने होंगे। तो उस समय लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को पढ़ के, वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेज ऐसे होने चाहिए जो पूरे कंप्लीट कोर्स को रिप्रेजेंट भी कर दें, और उसको कर लें। और इसको प्रमोशन अदरवाइज मत लीजिएगा। इसी कड़ी में हमारी एक फार्मूला बुक सीरीज है, जिसमें मैथ में मैंने फार्मूला बुक बना रखी है, रीजनिंग में फार्मूला बुक है, इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर की फार्मूला बुक है, जीएस में हमारी फार्मूला बुक है। उसके अंदर बहुत कम पेजेस में सारी चीज़ें निचोड़ करके लिखी हुई हैं। तो ऐसे ही आप अपने कुछ नोट्स तैयार करें कि पूरा मैथ को 30 से 40 पेजों के नोट्स तैयार हो, जिससे आप पूरा उस चीज़ को कवर करके जल्दी से ख़त्म कर लें। अगला सवाल है राकेश मीना जी का। इन्होंने पूछा, सर आई एम सिलेक्टेड इन एसएससी जीडी सीआरपीएफ, बट सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, मुझे सीजीएल करना है। तो मेरे बच्चे राकेश, पहली चीज़ तो ये कि आपको तैयारी हमेशा करनी चाहिए। आपने जो सिलेक्शन लिया उसे अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहिए। लेकिन समस्या आपकी ये है कि आपका सीआरपीएफ जीडी में सिलेक्शन हो चुका है, और आप उसे ज्वाइन करके फिर तैयारी करें या बिना ज्वाइन करे तैयारी करें, ये बड़ा सवाल है। इसका कोई एक सटीक आंसर मैं बिना आपकी परिस्थिति को जाने शायद यहाँ दे पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं फिर भी कुछ बातों से आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है, आपके घर परिवार का, आपके समाज का बहुत ज़्यादा वजन है, आप शादीशुदा हैं, तो आपको एक अलग परिस्थिति के अनुसार आंसर देना पड़ेगा मुझे। और वहाँ मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से चुनिए चीज़ों को। दूसरा, अगर आपके ऊपर पारिवारिक दबाव इतना ज़्यादा नहीं है, या उस दबाव को आप किसी तरीके से सहन कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा ज़रूर आप तैयारी करें, क्योंकि ये मौका आपको बार बार तो मिलना नहीं। और आप भी जानते हैं, जीडी जो
सिलेक्शन हुआ है आपका पोस्ट, जिस पोस्ट पे सीआरपीएफ में, पहली बात तो ये कि ट्रेनिंग के टाइम में इतनी टाइम आपको मिलेगा ही नहीं कि आप तैयारी कर पाएँ, क्योंकि एक कांस्टेबल की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और एक पत्थर दिल शरीर बनाना पड़ता है वहाँ पे। और सीआरपीएफ एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको एक ऑफिस पोस्टिंग मिलनी है। कांस्टेबल की हमेशा ऐसी जगह पोस्टिंग रहनी है जहाँ समय नहीं मिलेगा। तो आपको खुद ही निर्धारण करना पड़ेगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इस समय आगे तैयारी करूँ या रोकूँ। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पहले आप अपने समाज के, परिवार की परिस्थितियाँ देखिए कि आप किस तरह चाहते हैं चीज़ों को। अगर संभव हो तो आप नौकरी छोड़कर भी तैयारी करने का विकल्प चुन सकते हैं, और वो विकल्प एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि बहुत अच्छा पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तभी वो बहुत अच्छी चीज़ें आप पा सकते हैं। सरकारी नौकरी एक सुनहरा गुलाब है, लेकिन सरकारी नौकरी कई बार बहुत सारे बच्चों के पैरों की हथकड़ी बन जाती है। मैंने रेलवे में ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने एएलपी पे ज्वाइन कर लिया, असिस्टेंट लोको पायलट पे, और मेरे पास आते हैं वो कि सर इतने शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, टाइम ही नहीं मिलता, लाइफ बिल्कुल ये हो गई है और हमें घर के लिए भी टाइम नहीं मिलता, तैयारी भी नहीं कर पाते। अब हम इस सिचुएशन में कि नौकरी छोड़ें या तैयारी करें। सर तैयारी छोड़े बहुत साल हो गए, क्या करें क्या नहीं। तो कई बार कड़वे घुट पीने पड़ते हैं, कड़वे डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप तैयारी करने का डिसीजन लेते हैं तो ये डिसीजन 100% आपका होना चाहिए। आगे कामयाबी मिले या ना मिले, इसके लिए दोष आप जीवन में किसी को नहीं देंगे, अपने आप को भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके हाथ में जो है वो प्रयास करना है। आपके हाथ में नौकरी पाना नहीं है, आपके हाथ में ईमानदार प्रयास है। इसलिए प्रयास करिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल आ रही है अंजलि जी का। इन्होंने पूछा, नमस्ते सर मेरा एग्जाम निकल जाते हैं बार बार, बट फाइनल किसी में नहीं हुआ है, घर वाले डांटते हैं, पढ़ाई छोड़ दूं क्या? नहीं मेरे बच्चे, अंजलि आप तो ठीक ठाक स्टेज पे हैं, आपके एग्जाम निकलते रहते हैं और ये एक प्रक्रिया है, शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। एग्जाम मत छोड़िए, घर वालों के हिसाब से पढ़ाई मत छोड़िए, लेकिन आप घर वालों को समझाइए इस बात के लिए, और आप देखिए कि फाइनल मेरिट में आपका नाम क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है, किस जगह आपके स्कोर कम हो रहे हैं, और उसको सुधारिए। और इसका पीछे मैंने एक दिव्या पोदार करके लड़की थी, शायद दिव्या चौबे करके, उसको मैंने जवाब दिया है इस चीज़ का, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। आप अपने घर परिवार में खुल के अपनी बात रखें और कोशिश करें खुल के उनको अपनी चीज़ें समझाएं कि आप प्रयास बहुत कर रहे हैं और सफलता आपके हिसाब से नहीं मिल रही है, लेकिन पड़ाव आप धीरे धीरे काफ़ी आगे क्रॉस कर रहे हैं। तो उन पड़ावों के बारे में भी बताइए कि इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं और इतने बच्चे ही सिलेक्शन ले पाए इस टेस्ट तक, फाइनल तक मैं ज़रूर नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैंने मंजिल पाने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता चुन लिया है, काफ़ी आगे तक मैं पहुंच गई हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ही एक पुश की ज़रूरत है, तो कोशिश करिए उन्हें समझाने की। अगला सवाल है मेरे बच्चे, विवेक चौधरी जी का, कह रहे हैं सर क्या आपको लाइफ में कभी डिप्रेशन हुआ और डिप्रेशन से आप कैसे बाहर आए? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मतलब ये कहते हुए आपको बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसी दौलतें हैं जिससे मैं डिप्रेशन जैसी चीज़ों में अभी तक नहीं गया हूँ, और उम्मीद करूँगा जीवन में कभी जाना भी ना पड़े मुझे। वो दौलत मेरे 4 दोस्त हैं, मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप हैं, और मेरे काम है जिनकी वजह से मुझे आज तक वो चीज़ नहीं आई। लेकिन मैं आपको एक दोस्ती के ऊपर ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे दोस्तों के रूप में एक दौलत मौजूद है, एक अच्छी पत्नी आपके पास है, अच्छा परिवार आपके पास है, माँ बाप का आशीर्वाद आपके हाथ है, तो फिर शायद आप इन चीज़ों से बच ही सकते हैं, शायद ना ही आए। मुझे डिप्रेशन कभी थोड़ा बहुत आता है तो उसमें मेरी पत्नी ने मुझे बड़ा योगदान दिया इन चीज़ों से बाहर आने में। जहाँ हल्की हल्की सी कहीं सुगबुगाहट होती है, वहीं से परिवार बाहर निकाल देता है इन चीज़ों को। और मेरी मदर का तो बहुत बड़ा रोल है ही मेरी लाइफ में, हर स्टेप में। मेरे 4 दोस्त हैं जिनके नाम है इंद्रजीत शर्मा जी, सत्यवीर यादव जी, गोपाल वर्मा सर और हम चारों का एक ग्रुप है, और हम मतलब इस उम्र में भी बहुत शैतान वाला दिमाग रखते हैं चारों, और हम महीने 2 महीने में 3 महीने में एक आध बार बाहर जाते रहते हैं। और ये ग्रुप ऐसा है कि मतलब हर तरीके का मजाक करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो हम हैं नहीं उस जीवन को भी जीते हैं। और ये इतनी बड़ी दौलत है मेरे लिए कि अगर ये दौलत ना हो तो मुझे अपने जीवन में कुछ अधूरा लगे, और ये दौलत है तो मुझे बहुत कुछ पूरा लगता है। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, मेरी बहुत अच्छी माता है जिनके कोख से मेरा जन्म हुआ, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली
जो इनके विचार इतने अच्छे हैं कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में हर पल मदद की, और ये मेरे दोस्त हैं। कभी वक्त मिला तो मैं इन चारों दोस्तों के साथ आपको ज़रूर एक पॉडकास्ट कराऊंगा और आपको पता चलेगा कि कमीण दोस्त होते कैसे हैं, जो आपको डिप्रेशन का डी भी नहीं आने देते। ये वो दोस्त हैं जो पहले आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सीरियसनेस, और फिर आपकी कह के लेंगे। लेकिन वो कह के लेने में ऐसा कर देंगे कि आपसे डिप्रेशन नाम की जो छोटी सी भी अगर कोई अंश है तो इतना कोसों दूर चला जाएगा कि आपको डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। और मैं आप सबसे भी कहूँगा, आपके जीवन में ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप हंस खिल, और हंसना खिलना वो नहीं जो हम परिवार में करते हैं। परिवार में हंसने खिलने की एक चादर होती है, एक लिमिट होती है। हम खुल के वो दहाड़े बाहर मार के हंसी नहीं कर सकते जो यार दोस्तों में हंसते हैं। हम बाहर भी घूमने जाते हैं, फॉरेन ट्रिप में भी घूमने गए हैं, हम देश में भी घूमते हैं, विदेशों में भी घूमते हैं, और हम अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन पलों में से वो जीवन जीते हैं। और ऐसे ऐसे मजाक करते हैं, ऐसे ऐसे मोमेंट होते हैं जिसमें मतलब आपको शेयर करूंगा तो आप हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा। तो किसी वक्त आपको मिलाऊंगा इन 4 नमूनों से, जिसमें एक नमूना मैं खुद भी हूँ। तो मिलते हैं मेरे बच्चे, और जीवन में ये दौलत सबके पास होनी चाहिए। अच्छा परिवार तो हमेशा ही अच्छे होता है। हमें उस परिवार को अच्छा बनाने के लिए खुद को अच्छा बनाना होता है। अच्छे यार दोस्त, जहां आपकी रोज लड़ाई हो, रोज फैसले हो, रोज मजे लिए जाएं और जीवन एक नए आयाम से जिया जाए। और किस्मत वालों को अच्छी पत्नी मिलती है, और शायद मुझे वो अच्छी पत्नी मिली जिसके कारण मुझे आज तक की चीज़ें मेरे जीवन में नहीं आई। तो आप सभी का धन्यवाद। अगले महीने फिर आपको से एक पॉडकास्ट में मिलेंगे जहां बच्चों की मन की बात करेंगे और आपके कुछ विचार जानेंगे, और फिर उन विचारों पे जो मेरे सुझाव हो सकते हैं मैं दूंगा। मैंने जितनी भी बातें कही हैं, मेरी सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी है। मेरी बातों को अन्यथा रूप से कोई भी ना लें, कोई भी धार्मिक रूप से जो चीज़ें कही गई हैं, जितना मुझे ज्ञान अनुभव था मैंने उतनी आपको बताई। अगर कोई विभिन्न हो, तथ्यों से कुछ अलग चीज़ें हों तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जीवन के लिए मैं भगवान से दुआ करूँगा, आप अपने सपनों को साकार करें, आप ज़रूर कामयाब हों, और कामयाब होने से भी बेहतर आप एक बेहतर इंसान बने, और इसमें हमारा योगदान हो, कैरियरवेल परिवार का योगदान हो। इसके लिए मैं और कैरियरवेल परिवार आपका तहे दिल से आभार रहें।